भारतीय जनता पार्टी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके। अच्छा। और इसका 4 स्टेटों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सीबीआई और ईडी का इसलिए प्रयोग करती है क्योंकि उसको लगता है कि सीबीआई और ईडी के जरिए ही अगर अपने पक्ष में कुछ विधायकों को तोड़ लिया जाए, सरकारों को डिस्टर्ब किया जाए, तो जनता हमारी तरफ वोट कर देगी। लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई, जनता जानती है। जनता तो उबाल मार रही है। अच्छा। जनता तो मौका चाह रही है। अच्छा। जनता इस बार ईवीएम पर भी लड़ाई करेगी। भाजपा मुर्दाबाद। मैं खुद आम चुनौती मोदी जी को कह देता हूँ, अब कि उनको कटोरा न थमा दिया गया तो बताएं। आदिवासी समुदाय कहीं इधर उधर न भटक जाए, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ईडी और सीबीआई के नाम से डराने और धमकाने। लेकिन आदिवासी समुदाय, पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय वो समुदाय है जिसने हमेशा देश के लिए खड़ा रहा है, देश के लिए जान दिया है। वो कभी पीछे हटने वालों से नहीं है। जब अंग्रेजों को हम भगा सकते हैं तो ये लोग कहाँ हैं? इनको भगाने में हमें 2 दिन बिल्कुल भगाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि तुम विपक्ष में रहोगे तब तक तुम भ्रष्टाचारी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे वही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त होगा और वही भ्रष्टाचारी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नाफ साफ और सबसे बढ़िया सांसद और मंत्री होगा। इनकी पार्टी में जो होंगे, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो दमंगई हो, चाहे गुंडई हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे के सारे देशभक्त होगा। लेकिन जो विपक्ष में समाज के लिए कितना भी काम करेगा वो देश विरोधी हो जाएगा। जिस तरह से गोरे अंग्रेजों ने हम लोगों को भावनाओं के साथ खेलकर हमें गुलाम बना दिया, उस तरह से 2014 के बाद इन काले अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना दिया है। किसके बात पे? धार्मिक भावनाओं के आधार पे। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन उनके बाद में जिस तरह से सरकार गिराने की साजिश रची गई, अब देखना होगा कि जिस तरह से उनको हटाने के बाद साजिश रची गई है और उसके बाद में जिस तरह से जनता वहाँ पर झारखंड के अंदर बाहर निकल रही है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है या प्रधानमंत्री मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से उनके साथ में हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचा था उसके जस्ट अपोजिट झारखंड की जनता ने दिखाया वहाँ पे। और आदिवासी विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का निकल करके बाहर आया। जिस तरीके से उन्होंने सरकार गिराई थी, आज वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने अपना बहुमत सिद्ध कर लिया है और आज से वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। अगले अंतिम जो भी समय बचा है 1.5 साल का, और वो इस कार्यकाल को पूरा करेंगे। एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी लगातार सीबीआई और ईडी का इसलिए प्रयोग करती है क्योंकि उसको लगता है कि सीबीआई और ईडी के जरिए ही अगर अपने पक्ष में कुछ विधायकों को तोड़ लिया जाए, सरकारों को डिस्टर्ब किया जाए, तो जनता हमारी तरफ वोट कर देगी। लेकिन जनता बहुत समझदार हो गई, जनता जानती है। हेमंत सोरेन का कहना यह था कि जिस तरह से मुझे गिरफ्तार करना इनका मकसद नहीं था, लेकिन विधायकों को खरीद कर सरकार गिराना इनका मेन मकसद था। देखिए, हेमंत सोरेन जी जो कह रहे हैं वही सच्चाई है। इनका मकसद ये था कि सीबीआई और ईडी के जरिए दबाव बनाने के बाद अगर मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो विधायकों के बीच में एक बिखराव आ जाएगा, और जब बिखराव आएगा तो हम जो है वहाँ की सरकार को तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन वहाँ के विधायक सब एकजुट थे। अच्छा, जिस तरह से जनता बाहर निकल रही है, बंगाल के अंदर भी आदिवासी सड़कों पर आ रहे हैं, झारखंड के भी बिल्कुल आएंगे। उनको भी दिख रहा है कि अचानक अब 2024 का चुनाव खोपड़ी पर है। आज के 1-1.5 महीने बाद जो है, 1 महीने बाद या 25 दिन बाद या 20 दिन बाद कभी भी चुनावी बिगुल फिक सकता है। उस टाइम पर अगर आप किसी आदिवासी मुख्यमंत्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप आदिवासी लैंड पर अपनी हुकूमत जताना चाहते हैं। आपको ये डर है कि आदिवासी हमारा साथ छोड़ रहे हैं। जिस तरह से पूरे देश के अंदर चुनाव होने वाले हैं, झारखंड के अंदर तो होंगे नहीं, तो आपको क्या लगता है पूरे देश का माहौल क्या रहेगा 2024 को लेकर? देखिए, 2024 में जिस तरीके से जनता महंगाई को लेकर के त्रस्त है, बेरोजगारी को लेकर के त्रस्त है, उससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बुरी तरह हारेगी और इंडिया गठबंधन या अन्य क्षेत्रीय दल और कांग्रेस, ये सभी लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो 400 पार का नारा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार, 300 पार, 200 पार का नारा हमेशा देने का काम है। लेकिन अब देखो जनता क्या कर रही है। अभी आपने देखा परसों नरसों इको गार्डन में है, ईवीएम के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या थी। किसी बड़ी मीडिया ने नहीं दिखाया। उन्होंने जंतर मंतर पे कम से कम 5 लाख लोगों को इकट्ठा किया, किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया। वहाँ पेंशन योजना के तहत अटेवा के लोगों ने 10 लाख लोगों ने घेराव किया, बड़ी मीडिया ने नहीं दिखाया। तो जनता तो उबाल मार रही है। अच्छा। जनता तो मौका चाह रही है। अच्छा। जनता इस बार ईवीएम पर भी लड़ाई करेगी। अगर जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, पिछली बार 300 पार का दिया, तो इनको ईवीएम पर भरोसा है अपनी कि ईवीएम सेट कर लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। भाई देखिए, कहीं ना कहीं इनको कुछ तो भरोसा है
अगर नहीं है तो इनसे कहिए ठीक है 545 लोकसभा सीटों पर 150 सीटों पे ही बैलेट से करा ले, बाकी पे अपना ईवीएम से करा ले, रेशियो पता चल जाएगा क्या है। मतलब 400 सीटों पे ईवीएम से कराएं, 143 पे ईवीएम। हाँ हाँ 143 पे करा ले ईवीएम से, बैलेट से पता चल जाएगा। मतलब अगर 80 में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, कुल 25 सीटों पे करा ले बैलेट से, पता चल जाएगा क्या स्थिति है। अगर डर नहीं है, अगर चोरी नहीं है, अगर गंदगी नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ एक ऑप्शन है चुनाव आयोग के पास, एक रैंडम हर 3 लोकसभा सीट पे एक लोकसभा सीट पर पेपर बैलेट। उन्होंने कह दिया हम नहीं करवाएंगे ईवीएम से चुनाव, सीधी सी बात है। चुनाव आयोग ने क्या कह दिया? हम नहीं करवाएंगे ईवीएम से, उससे बैलेट पेपर चुनाव ईवीएम से करवाएंगे। तो वो ईवीएम से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी दबाव में है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, बिल्कुल दबाव में है, ईडी भी दबाव में, चुनाव आयोग दबाव में। कौन नहीं दबाव में है आज की डेट में? सब दबाव में, सभी दबाव में। आप उद्धव गुट को जिस तरीके से तोड़ करके किस क्या वजह है? उद्धव गुट के लोगों को तोड़ने के बाद सरकार में शामिल करके उसका चुनाव चिन्ह जब्त करा करके क्या नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? अच्छा। सारे खेल तो कर रही है, कौन सा ऐसा खेल है जो नहीं कर रही है? और जनता सब समझ भी रही है। अच्छा, जनता सब समझ भी रही है, इसलिए इस बार इनका जाना तय है बिल्कुल। ये बिल्कुल, अब वो तो जनता दिखाएगी ना। उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी में फिर 80 सीटें भाजपा जीतेगी। उत्तर प्रदेश में 22 में जिस तरीके से बीजेपी ने सरकारी मशीनरी लगा करके एक सीट पर बेईमानी करके सरकार बनाई, उससे ये मतलब जनता में मैसेज चला गया कि हमने वोट अखिलेश यादव को दिया, समाजवादी पार्टी को दिया, और वोट का अगर भाजपा में निकल रहा है तो कहीं ना कहीं इन्होंने बेईमानी की। करिए बेईमानी भाई साहब जी। 15% ईवीएम हैक होती है 15% होती है। अच्छा। और जहाँ तक झारखंड का मुद्दा है, तो झारखंड का जो हेमंत सोरेन को जो इन्होंने गिरफ्तार कर लिया विधानसभा से, और आज तक पहले मुख्यमंत्री को इन्होंने गिरफ्तार किया। उस गिरफ्तारी से झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, ये 4 राज्यों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। दलितों, आदिवासियों में नाराज हो जाएंगे, और इसका पूरा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो मतलब ये तो आप कह रहे हैं कि पैर में कुल्हाड़ी मार ली है मोदी जी ने? भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी मार ली है। पर्सनल किसी व्यक्ति को मैं नहीं कह सकता हूँ। ऐसा विपक्ष बोलता है कि मोदी जी जो चाहते हैं सब कुछ होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके। अच्छा। और इसका 4 स्टेटों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। पक्का बहुत बड़ा पड़ने वाला है। मोदी जी तो कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया हूँ मैं। अरे भैया, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया, जो बीजेपी में भ्रष्टाचारी उनको जेल में डाल देना। अजीत पवार हैं, कहा नहीं जेल में डाल दे रहे हैं भाई। यहाँ आपको उत्तर प्रदेश में नेताओं के नाम गिना दे भैया, कहीं नहीं डालना है। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का कोई नेता है ही नहीं बीजेपी में, है ही नहीं कोई भी। अब अजीत पवार अब तक भ्रष्टाचारी थे, 700 करोड़ का भ्रष्टाचारी नहीं है बीजेपी में। इन्होंने क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसा कोई नेता है ही नहीं। इनके कहने का मतलब ये है कोई भ्रष्टाचारी भाजपा में है ही नहीं, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, ऐसा बोलने में। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा कौन है? शुभेंद्र अधिकारी कौन है? अजित पवार कौन है? येदियुरप्पा कौन है? और ये तमाम जो अभी तो ममता बनर्जी की पार्टी का था। अरे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का नेता बना रखा बंगाल में। सुनिए अब क्या होता है? अब क्या भ्रष्टाचारी को अपने पास ले लोगे? अगर आपके पास आ जाए तो ठीक है, विपक्ष में तो गलत है। नहीं, वो उस टाइम पे उसने जो गलत किया वो फंसा। इन्होंने क्या कहा कि तुम विपक्ष में रहोगे तब तक तुम भ्रष्टाचारी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे वही सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त होगा, और वही भ्रष्टाचारी क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नाफ साफ और सबसे बढ़िया सांसद और मंत्री होगा। इनका है, इनके वही है। इनके जो नेता होंगे इनकी पार्टी में जो होंगे, चाहे वो बलात्कारी हो, चाहे वो दमंगई हो, चाहे गुंडई हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे के सारे देशभक्त होगा। लेकिन जो विपक्ष में समाज के लिए कितना भी काम करेगा, वो देश विरोधी हो जाएगा या राज विरोधी हो जाएगा। आज हम जैसे युवा रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम शिक्षण संस्थान में किस तरह से बहाल किया जाए उसकी बात करेंगे। हम कहेंगे 2500 प्रोफेसरों को किस तरह से बाहर किया गया, उस पर बात कीजिए। नहीं करेंगे उस मुद्दे पे, हम लोग क्या कहेंगे? ये तो राजद्रोह। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने का हिम्मत अब नहीं है। नहीं क्यों है? क्योंकि मोदी जी के बयान में एक बयान दर्ज करवाना चाहता हूँ। मोदी जी ने एक चीज कहा, कहेंगे भाई साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे बात करो तो ये इधर उधर की बात करने लगते। अरे भाई, आप जब कोई काम नहीं करना चाहोगे, रोड पे घूमना है, तुम्हें लोफड़ी करना है, मिल गई नौकरी? नहीं, हम अपना कमा खा रहे हैं। सुनिए क्या काम करते हैं आप?
कुछ नहीं भैया, हमारे ठेकेदारी करते हैं उन्हीं के साथ। आप मतलब बेरोजगार हैं, आप कुछ नहीं करते जैसा आपने कहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो सड़क पे घूम रहे हैं, तो आप तो खुद सड़क पे घूम रहे हैं ऐसे ही। मैं भाई के साथ में रहता हूँ, अपने ठेकेदारी करते हैं भाई। भाई अपना काम कर रहे हैं, आप अपना करिए। तो उन्हीं, हाँ, अपने उन्हीं के साथ में काम देखता हूँ, पैसा देते हैं मुझे उतना जितना दूसरे को। अब इन्होंने कहा कि बेरोजगारी तो है ही नहीं। आप कौन है? मैं तो शर्मा हूँ और जाति ब्राह्मण नहीं, जाति से मैं बढ़ई हूँ। अच्छा, बढ़ई हूँ। अब मैं, इन्होंने कहा यादव हूँ चाहे कुछ भी है। अब इन्होंने कहा बेरोजगारी नहीं है, वो तो भटक रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये जो शिक्षण संस्थान जो डिग्रियां दे रही है, क्या योग्यता के आधार पर डिग्रियां नहीं दे रही है? और दूसरी बात, जब हम बात रोजगार की कहेंगे तो जीविका और रोजगार को एक ही मापदंड दे देंगे। ये कह देंगे पकौड़ा तलना भी रोजगार है। भैया वो जीविका हो सकता है हमारा। और दूसरी बात, आपके सरकार ने बयान दिया है, मैंने नहीं दिया सदन में, आपके सरकार ने ये कहा है कि बेरोजगारी दर पिछले 10 साल में सबसे निचले स्तर पे है। और दूसरा, आय की बात कर रहा हूं मैं, आय ने आपकी सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने देश को दिखाया है कि जो आय प्रतिदिन किसानों की आय जो 32 रुपए थी वो घटकर 27 रुपए हो गई। तो आप ये बताइए, देश में रोजगार बढ़ा है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है, क्या हुआ है? आप बताइए अपने बयान में। बढ़ाना है तो आय दुगनी करने घटा दिया है। विरोधी तो आरोप लगाएगा ही। आरोप क्यों लगाएगा? सदन में कह रही सरकार आरोप लगाएगा ही विरोधी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सदन में इनके निर्मला सीतारमण जी का बयान है। अखिलेश यादव, जिस अखिलेश यादव की बात करता हूँ, पूरे देश में उस समय की सरकार की मैं कंपेयर करना चाहता हूँ। पूरे देश में सबसे ज्यादा रोजगार अगर देने का काम किया था तो अखिलेश यादव ने किया था सर्वदलीय संस्थान में। पूरे देश में आरक्षण खत्म करके, चाहे वो 7 कास्ट हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सबको छात्रवृत्ति देने का काम किया था तो अखिलेश यादव ने क्या किया था। पूरे देश में वादा करने के बाद लेफ्ट ऑफ, उसमें ना कास्ट देखा गया था, ना धर्म देखा गया था, ना पंथ देखा था, ना महिला देखा गया था, ना पुरुष देखा गया था, ना बहन और ना बेटी देखा गया था। सबको अगर लेफ्ट ऑफ बांटने का काम किया गया था, जिसके माध्यम से सशक्त करने का काम किया था, अखिलेश यादव ने किया था। उसी अखिलेश यादव ने, जिस अखिलेश यादव ने किया था भेदभाव का काम कर, उसी अखिलेश यादव ने महिला कन्या योजना के विद्याधन के माध्यम से जो पैसा दिया गया था, जो महिलाओं को सशक्त किया गया था, वो अखिलेश यादव। आज क्या हो रहा बताइए, हाथरस के अंदर रेप किया जाता है और बिना बताए परिवार को जिंदा जला दिया जाता है सबूत मिटाने को, और सरकार उसका साथ देता है। आज क्या हो रहा है, प्रयागराज के अंदर पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाता है रेपिस्ट के आरोप को बचाने के लिए। तीसरा, आज कानपुर के अंदर क्या होता है, माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, क्यों? ये उजागर ना हो जाए। आज क्या हो रहा है, कॉलेज के अंदर छात्रा जाते गोलियों से भून दिया जाता है, इससे पता ना चले। ये कहना, ये महिला सशक्तिकरण और युवाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे। भाई जिस तरह से ये बता रहे हैं, कन्या विद्याधन खत्म हो गया, सारी योजनाएं खत्म हो गई, आखिर भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च, तो उसकी जगह पे दूसरा काम उन्होंने चालू कर दिया। कौन सा कर दिया? लड़कियों की शादी करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ करवा, नहीं हाँ, सरकार करवा। होंडा की न्यूज़ देखी है? होंडा की न्यूज़, IITVHU, हाँ, IITVHU कौन सी न्यूज भैया गोंडा का? 2-2 हजार रुपए में दूल्हा खड़ा कर दिया लगे पैसा लेने। अरे वो सब फर्जी है, विरोधी का चाल। सरकार ने जांच में दोषी पाया उसको। विरोधी चाल है, विरोधियों को चाल का सरकार ने दोषी पाया है। फर्जी है वो सब। फर्जी कहाँ है? अरे आप चलो इनसे ये पूछे IITVHU फर्जी है क्या, इनसे पूछे हाथरस कांड फर्जी है क्या, इनसे पूछिए जो प्रयागराज वाला कांड फर्जी है क्या, इनसे पूछे कानपुर फर्जी है क्या, इनसे पूछे गाजियाबाद फर्जी है क्या, इनसे पूछिए। इनसे IITVHU के अंदर सुनिए, IITVHU के अंदर IIT का छात्र या छात्रा अपने आप में सशक्त होता है, जिसके ऊपर भविष्य टिका होता है। वो अगर छात्रा सुरक्षित नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि देश की जो सामान्य वर्ग की जो बेटी और बहन है वो कहां तक सुरक्षित होगी। और उनके जो सारे चंगुल थे, कौन चंगुल थे पता है? भारतीय जनता पार्टी के सारे आगे। क्यों हिम्मत बढ़ी? हिम्मत इसलिए बढ़ी कि बिल्किस मानो जिनके रैपिस्ट को छोड़ा गया और एक धर्म के नाम पर नारा लगाया गया, इसकी वजह से उन लोगों, तमाम लोगों को हिम्मत बढ़ी और उन्हीं लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। इसलिए कहता हूं, ये लोग जो देश विरोधी है उनको ये देशभक्त कहेंगे, और जो देश की बात करेगा उनको ये देश विरोधी कहेंगे और धर्म विरोधी कहेंगे। ये लोग है कैसे पूछिए, RSS सुनिए, RSS का RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी बात करते हो ना आप, मैं तो RSS के स्कूल से, मेरे से सुनिए, RSS से ज्यादा आप नहीं जानते, RSS ज्यादा आपने RSS के स्कूल से पढ़ा, RSS का कैंप किया, RSS का शाखा किया हूं। आप RSS के छात्र थे? शाखा किया हूं मैं, कैंप किया हूं मैं, मेरे से ज्यादा ये जानेंगे। RSS का विरोधी कैसे हो गया? RSS का विरोधी, RSS की मानसिकता ये है कि देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सोच को पैदा करना। RSS की सोच क्या है? उनके जो सेलेक्टिव महापुरुष होंगे, RSS की सोच एक ही है, जो दूसरे आज RSS भगत सिंह को नहीं मानता, RSS सुभाष चंद्र बोस को नहीं मानता, RSS यही RSS है, ये RSS महात्मा गांधी को नहीं मानते, RSS वही RSS किसको मानते? हेडगेवार को मानते, सावरकर को मानते। अब सुनिए, सावरकर को किस लिए मानते? वो हिंदू महासभा,
1936 का चुनाव मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने रेफरेंस पढ़ा, हिंदू महासभा 1936 के चुनाव में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और उप मुख्यमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उप मुख्यमंत्री सीधी का कौन बना? आपका जो मंडल साहब। उप मुख्यमंत्री संयुक्त प्रांत का कौन बना? भारतीय जनता पार्टी। किसकी समर्थन से? मुस्लिम लीग के समर्थन। और इसके जब सुभाष चंद्र बोस 1943 में कह दिया आजाद हिंद फौज का गठन करने के बाद, उस आजाद हिंद फौज का विरोध करने वाला कोई था तो उस समय का आरएसएस और हिंदू महासभा। और सुनिए, क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने वाला कोई था म्यांमार के अंदर तो आरएसएस और हिंदू महासभा। और सुनिए, जब 1943 में अंग्रेजों ने आजाद घोषित कर दिया था भारत को, सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उस समय पूरे देश में आंदोलन चलाने का काम किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये चाहता मेरा बंटाधार हो जाएगा, मेरी कोई सुनी नहीं जा रही है। और इसके आप सुनिए, जब सुभाष चंद्र बोस 1945 के अंदर, जब पूरे दुनिया ने प्रधानमंत्री मान लिया था, जब 1945 के अंदर जब वो प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के लिए जा रहे थे, तो उस विमान को गायब कराने में किसका हाथ था? उस समय के वायसराय, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। क्यों था? क्योंकि ये असली आजादी को छुपाना चाहते थे और असली संविधान को छुपाना चाहते थे। असली आजादी 2014 के बाद मिली है, आप 1947 की बात करें। इनके लिए हो सकते हैं, इनके असली आजादी, इनके लिए असली आजादी 2014 वालों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है असली आजादी इसलिए कि वो तानाशाही के शिकार हो गए। जिस तरह से अंग्रेजों, गोरे अंग्रेजों ने हम लोगों को भावनाओं के साथ खेलकर हमें गुलाम बना दिया, उस तरह से 2014 के बाद इन काले अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना दिया है। किसके बात पे? धार्मिक भावनाओं के आधार पे, जहां तमाम मुद्दा बन गए आप तो धार्मिक भावना के आधार पर मुद्दा, क्योंकि हम मुद्दा को पीछे छोड़ दिया। 400 पार हुई मोदी जी के सीट में। सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी विरोधी ये 400 पार इसलिए कहते हैं ना, इनका एक एजेंडा चला हुआ है ना, क्योंकि हम बात ये रोजगार की, स्वास्थ्य की, भरोसा है इनको। सुनिए, ईवीएम पे भरोसा है इनको, सार्वजनिक संस्था, जनता पर भरोसा है भैया, जनता, इनके जनता पे भरोसा होगा। आपकी जनता इन लोग को वोट ही नहीं देगी भारतीय। सुनिए, ये जनता पे भरोसा करते हैं ना, इन पे भरोसा, इनको भरोसा किस पर? इन्होंने कठपुतली बना लिया। किसको? तमाम साजिश, जिस तरह से अंग्रेजों ने बनाया था हमारे तमाम नौकरशाहों को, इन्होंने क्या बना लेता? एक बंदी बना लेता। उस तरह से सीबीआई, ईडी को बना लिया इन्होंने, चुनाव आयोग को बना लिया इन्होंने। अब खुद सोचिए, छोटा सा चुनाव, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव, 36 वोट का चुनाव, हाथ खड़ा कर देंगे तब भी हो जाएगा। आप बताइए, वो तो पेंसिल से निशान कैंसिल कर दिया। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, पैन मार्किंग करने का मतलब वो तो पूरा देश को दिख गया, फिर भी चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है और फिर भी मानने को तैयार नहीं है। और सुनिए, उसी बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी की सरकार थी, तब तक तो कोई भी नहीं गया था वहाँ सीबीआई ईडी का छापा पड़ने। लेकिन अचानक से जब से इन्होंने डर लगने लग गया है कि तेजस्वी वहाँ खेल कर देगा, तो सीबीआई ईडी का डेरा डाल दिया। आप सुनिए, झारखंड छोटा सा राज्य, 14 लोकसभा का क्षेत्र, वहां पे लग गया कि आदिवासी समुदाय समझ गया है कि आदिवासियों का यूज किया जा रहा है हमारे महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से, तो उन्हें इस राष्ट्रपति को आदिवासी समुदाय कहीं इधर उधर न भटक जाए, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ईडी और सीबीआई के नाम से डराने और धमकाने। लेकिन आदिवासी समुदाय, पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय वो समुदाय है जिसने हमेशा देश के लिए खड़ा रहा है, देश के लिए जान दिया है, वो कभी पीछे हटने वालों से नहीं है। जब अंग्रेजों को हम भगा सकते हैं तो ये लोग कहाँ है? इनको भगाने में हमें 2 दिन बिल्कुल भगाएंगे। जो देश की तानाशाही अपन पाएगा उसको खत्म करने में हमारा बिल्कुल हाथ रहेगा। 2024 में मैं कहता हूँ, आज इंडिया का, उसका भाजपा का, सुनिए मैं फिर कहता हूँ, 2024 में आप 400 के पार रही राम के लहर है। और यही सुनिए, ये कह रहा राम, सुनिए, भाजपा मुर्दाबाद, राम जी की, जिस राम जी, भाजपा मुर्दाबाद। मैं खुद हम चुनौती मोदी जी को कह देता हूँ, अब कि उनको कटोरे ना थमा दिया गया तो बताएं। वोट बन गया आपका? वोट बन गया आपके, अब डालेंगे, सपा को डालेंगे, जीत ये सब कटोरा उनका मोदी जी के विरोध करे लायक है, विरोध करे लायक है भैया, मोदी जी का विरोध करे लायक है। मैं मोदी जी का विरोध करूंगा क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, संविधान में संवैधानिक, सुनिए, संवैधानिक देश में, लोकतांत्रिक देश में अगर मोदी जी का विरोध नहीं करेंगे, किसका विरोध करेंगे? सरकार का विरोध। सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो क्या विपक्ष के राहुल गांधी से पूछेंगे? सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे? अखिलेश यादव से सवाल पूछेंगे? सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या मोदी जी पंडित नेहरू से पूछ सकते हैं? तो विपक्ष, सरकार विपक्ष से पूछा जाएगा। सर, वो मोदी जी का काम हो सकता है कि मोदी का ज्ञान बताता है, मोदी जी का प्रधान बताता है, मोदी का विजनरी बताता है। ठीक, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या बोलना है भैया? देखिए, देश में जो जवान और किसान पे बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और जहाँ भी है, जैसे भी है, जिसने काम, किसान को तो अग्निवीर बना दिया, 4 साल के लिए रिटायर हो जाएगा वो। हाँ तो ठीक है, जवान की आय घटा दी है। तो सरकार, जब ये लोग कह रहे हैं सरकार काम नहीं कर रही, तो लगातार सरकार सत्ते में क्यों आ रही, कैसे आ रही है?
जनता तो चुन के भेज रही है ना जनप्रतिनिधियों को। इस पे तो जनता निर्णय लेगी ना। तो जनता ने जो निर्णय लिया है उस पे हम लोग जनता के निर्णय को सम्मान देते हैं। बस भैया क्या लग रहा है 2024 में? 2024 अभी फुल बहुमत के साथ, क्योंकि विपक्ष मजबूती के साथ काम नहीं कर पा रहा है जनता के बीच में। विपक्ष काम नहीं कर रहा है। विपक्ष कहीं मजबूती से राहुल गांधी 4000 किलोमीटर की पहले पैदल यात्रा, अब 8000 किलोमीटर की, तो काम नहीं कर पा रहे विपक्ष गठबंधन पे ही सारा समय बर्बाद कर रहा है, तो कैसे वो सरकार बना पाए? ये सब विरोधी लोग हैं, ये सब चोर हैं। नहीं बात अब देखिए इन्होंने बात की विपक्ष में एकजुटता नहीं है। जो विपक्ष को खत्म करने में जो लगी हुई ना भारतीय जनता पार्टी ने, अपने धन के बदौलत जो तमाम जो नेता है विपक्ष के नेताओं को लड़ाने का काम कर रही है। मीडिया कर रही है इस काम को। मीडिया इसलिए करे कि धन के नाम पे कर रही है, और इस आधार पे वो चाहती ही नहीं है। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे जो फूट डालने का काम किया था, यही काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की रणनीति से राज कर रही है। सुनिए, महात्मा गांधी जब हे राम का नाम लेते थे तो भाईचारे का संकेत होता था। आज से पहले 2014 से पहले जब हम जय श्री राम बोलते थे तो भाईचारे का संदेश होता था। आज हम जय श्री राम को एक हथकंडा अपना दिया। क्या अपना दिया? अपना जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं हम। सुनिए, जय श्री राम को इन्होंने क्या कर दिया? बलात्कार करना है तो उसके बाद ये देते बिल्किस मानो के उसमें आरोपी के साथ क्या नारा लगाया था आपने देखा ना। किसी मस्जिद में झंडा फहराना है, उसके बाद क्या नारा लगा था पता? किसी को हत्या करके नारा क्या लगता है आपने देखा नहीं क्या? सुनिए, अब ये जय श्री राम को भी हमारे भगवान जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको आप कहाँ घसीट रहे हो भाई? हैं आप, अगर आपकी भावना हिंदू को होने पर आपकी भावना आहत नहीं हो रही ना, जय श्री राम का नाम उस जगह यूज हो रहा है, तो सबसे बड़ा गद्दार धर्म के आधार पे आप ही लोग होंगे। क्योंकि हमारा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। जिन्होंने वनवास जब घेरा उन्होंने पिताजी के आदेश पे किया। आज तुम अपने पिताजी, कल बैठक हो रही थी जिसमें एक व्यक्ति ने जय श्री राम बोला तो उस व्यक्ति को बाहर किया गया। व्यक्ति को अभी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी देखिएगा ध्यान। मैंने क्या बोला? मैंने ये लोग यही दिखाएंगे। मैंने क्या कहा? जय श्री राम। मैंने अभी देखिए बोलेगा। अरे ये लोग यही ये प्रोपेगेंडा, मैं जो बोल रहा हूँ सर, इन सब चीजों पे क्या कर रहे हैं? चाचा कह रहे हैं जो कि जमीन वाली बातें नहीं उठेगी। किसानों की बात नहीं उठी। जैसे वीर अब्दुल हमीद ने 7% तोड़ा था, उससे पहले का ये जन्म नहीं लिया है। अच्छा, उसका मूर्तियाँ नहीं बनी है, उसका मूर्तियाँ नहीं बनी है। 2024 में क्या लग रहा है? समय बताएगी। अरे आप किसे चाह रहे हो? समय बताएगी मोदी जी। अरे मोदी जी को समय बताएगी।